तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन है ना, या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आप हेडिंग नोट कर लो। अब बेसिकली थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपने 9-10 में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो इस लॉज ऑफ मोशन बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फिर उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इम्पल्स भी इसी में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में आने वाली, पुली प्रॉब्लम बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो मेन बेसिक पॉइंट है ना, वो है फोर्स। तो हम पहले फोर्स के बारे में समझते हैं कि फोर्स क्या चीज़ है ना। तो देखो, सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए अपने को कि अपना जो बेसिकली फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है। तो आप एक बात समझो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर आप चाहो तो स्टार मार्क करके नोट करते जाओ। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें डिफाइन करनी चाहिए हमें? क्या दो चीज़ें डिफाइन करनी चाहिए? कौन कौन सी? एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। क्या दोनों इंपॉर्टेंट हमारे लिए? जाहिर सी बात है, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है इससे काफ़ी चीज़ें डिफाइन होने वाली है। जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको रिलीज कर दूं तो ये कहाँ जाएगा कि कौन डिसाइड कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसी वजह से तो एक्सेलरेशन आ रहा है, जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते थे 9.8 है ना। तो बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन की वजह से हमें ये समझ आया कि अगर रेस्ट कंडीशन से एक ऑब्जेक्ट अपने आप ऐसे यहाँ से रिलीज किया और ऐसे छोड़ दिया इसको, तो ये अपने आप कहाँ चली? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लगता है। तो बेसिकली हमें फोर्स की दो बातें समझ आनी चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड कितना है और दूसरी उसकी क्या डायरेक्शन है। तो आप चाहो तो हमें यहाँ पर आप नोट कर लो, कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और उसके हमें दो एस्पेक्ट पता होने चाहिए। कौन कौन से? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बट एक बात लॉजिकली सोचो, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ साथ कुछ और बातें भी पता होनी चाहिए। क्या? ध्यान समझें। जैसे मान लो कि ये अपना एक पानी का बॉटल हो गया, इसमें अगर मैं फोर्स 10 न्यूटन का लगा रहा हूँ, कितना? 10 न्यूटन। ध्यान समझना, 10 न्यूटन का फोर्स मैंने यहाँ मिडिल में लगाया या बॉटम में लगाया, तो ये ऐसे, अब यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो मैं करके दिखाता हूँ, कर लेना खुद से यार, है ना। ऐसे जब फोर्स लगाऊंगा तो हो सकता है इस स्ट्रेट लाइन में मूव करे, है ना। जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो कौन सा मोशन हो गया? लीनियर मोशन हो गया। वही फोर्स, उतना ही फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन में लगाया, मतलब इसी डायरेक्शन, बट मैंने फोर्स लगाया इसके टॉप पे, तो इट मे बी पॉसिबल कि ये चलने की बजाय ऐसे घूम जाए, रोटेट हो जाए। तो ये मोशन कौन सा हो गया उसका? रोटेशनल मोशन। तो देखो, फोर्स उतना ही था, मैग्नीट्यूड भी उतना था और डायरेक्शन भी वही थी, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब मैंने जब यहाँ पर फोर्स को अप्लाई किया तो मोशन हुआ लीनियर मोशन, जब मैंने यहाँ पर अप्लाई किया तो रोटेशनल या सर्कुलर मोशन, है ना। आगे डिस्कस करेंगे सारी, लेकिन क्या फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है इससे क्या मोशन एंटायरली चेंज हो गया? हाँ। तो इसमें इसलिए हमें समझ में आना चाहिए कि फोर्स में दो नहीं, 3 क्वांटिटी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन तो है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, एंड थर्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो आप ये सारी बातें नोट कर लो फोर्स के बारे में कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। कौन कौन से? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किस पॉइंट पर लग रहा है उससे एंटायरली मोशन भी चेंज हो सकता है, इसलिए इसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। चलो ठीक। और इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है न्यूटन। एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, फोर्स का यूनिट है, ठीक है। तो आप भी नोट कर लो स्क्रीन स्टॉप करके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट लॉ। तो आप हेडिंग नोट करो, फर्स्ट लॉ। अब भाई फर्स्ट लॉ क्या है? ये बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा लॉ है और कॉमन सेंस का लॉ है कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है,
क्या ये अपने आप चल सकता है? नहीं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस, देखो मेरी बात समझो, फर्स्ट लॉ सबने पढ़ा हुआ है, सेकंड लॉ भी पढ़ा होगा, थर्ड लॉ, बट इनको फील करना है। अब जो फर्स्ट लॉ है उसमें क्या बोला जाता है, इफ अ बॉडी इज इन द रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू टू बी इन द रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इज इन द मोशन देन इट विल कंटिन्यू इन द मोशन अनलेस अंटिल वी अप्लाई अ एक्सटर्नल फोर्स। जिसे लगता है डेफिनेशन नोट करना है वो नोट कर लो, वैसे हर बुक्स में मिल जाती है बट आप ठीक कर लो नोट। इफ अ बॉडी इज इन द मोशन देन इट विल कंटिन्यू इन द मोशन, and if it will in the rest then it will continue to be in the rest unless until we apply a external force। ठीक है, अभी बात लॉजिकली समझो, फील वाली बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है और उस पर मैं कोई फोर्स ना लगाऊं तो ऐसा थोड़ा मैं देख रहा हूँ और चलने लगा, जादू थोड़े ना हो रहा है ना, तो चलने लगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। या फिर कोई बॉडी मूव कर रही है और अपने आप रुक जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। तो आपके मन में आ रहा होगा सर एक बॉल को अगर हम एक फ्लोर पर फेंकते हैं तो कुछ देर के बाद वो रुक जाती है। वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि सरफेस पर क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स ही तो है, इसलिए वो रुक जाती है। अगर आप एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, जिसे बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट अगर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक बॉल को छोड़ दिया जाए और आप इनफाइनाइट टाइम के बाद भी उसे देखने आओगे तब भी वो बॉल रोल करती हुई दिखाई देगी, रुकने वाली है नहीं, क्योंकि फर्स्ट लॉ वैलिड है ना। ठीक है, तो आप फर्स्ट लॉ नोट कर लो, इफ अ बॉडी इज इन द मोशन देन इट विल कंटिन्यू टू बी इन द मोशन एंड इन द रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू इन द रेस्ट अनलेस अंटिल वी अप्लाई अ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, चलो अब चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। बेसिकली सेकंड लॉ क्या है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू dp वेक्टर अपॉन dt, where p is what, मोमेंटम, और मैथमेटिकली p वेक्टर को mv वेक्टर, और v क्या है यहां पर, वेलोसिटी नॉट स्पीड। ठीक, अब ये क्या चीज है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ठीक है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल dp अपॉन dt। अब और p क्या है, मोमेंटम, जिसका वैल्यू कितना है, मास इनटू वेलोसिटी नॉट स्पीड, वेलोसिटी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। तो कभी भी अगर पूछा जाए तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, तो मास इनटू, क्योंकि बच्चा रट लेता है मोमेंटम इज इक्वल टू m इनटू v, और v क्या चीज है उससे पूछो वो बता ही नहीं पाता कि स्पीड है वेलोसिटी, तो क्लियरली समझ आना चाहिए वहां पर क्या है, वेलोसिटी। इस चीज को जब मैंने यहाँ पर रखा, अच्छा जैसे कई बार आपने लोगों को बोलते हुए भी सुना होगा कि F इज इक्वल टू ma इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। थोड़ा सा इसमें एरर है, उसको क्या एरर है वो हम ध्यान समझते हैं। तो उसमें क्या एरर है उसको ध्यान समझते हैं। अच्छा, p वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर में v क्या है, वेलोसिटी नॉट स्पीड, इस बात का ध्यान रखना। अब जैसे हमने इस चीज को थोड़ा सा आगे और एक्सपेंड किया, f वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, dp वेक्टर बाई dt। ये f क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, याद रखना। तो अगर इसमें हम p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो f वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर लगाना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी है तो d बाई डी टी मास इनटू वेलोसिटी। जब भी चीजें, दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है तो उनको डिफरेंशिएट करना तो अपने को आते ही, क्या करते हैं, एक को छोड़ते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, जिसका हो चुका है उसको छोड़ देते हैं और जिसका नहीं हुआ उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो f वेक्टर इज इक्वल टू ये आ गया। अब अगर इसी में एक हम सिचुएशन ले लें कि इफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है, तो अगर हमने मास को कांस्टेंट ले लिया तो उस केस में कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। इसका मतलब dm बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो फॉर्मूला है, ये एक्सप्रेशन है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, f इज इक्वल टू मास dv वेक्टर बाई डी टी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये होता है f इज इक्वल टू ma। तो आपके मन में आ रहा होगा सर इसमें एरर क्या है, एरर ये है कि सिर्फ तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट का मास क्या रहे, कांस्टेंट, जो कि डेली लाइफ में रहता भी। जैसे मान लो कि क्रिकेट चल रहा है तो बॉल आई, अगर बॉल फेंकते टाइम 400 ग्राम की थी तो ऐसा तो होता नहीं है कि बॉल आते आते बैट्समैन के पास आते आते 398 ग्राम की रह गई हो, ऐसा तो होता नहीं, मास कांस्टेंट। या किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, जब वो हाथ में आया तो उसका मास रिड्यूस हो गया हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मास कांस्टेंट रहे, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें मास चेंज होता है। जैसे कि
रॉकेट्स का प्रोजेक्शन आपने देखा होगा, PSLV वगैरह हम जो लोग लॉन्च करते हैं, इसरो वगैरह, है ना, नाम सुने होंगे आई होप सभी ने, न्यूज़ अगर देखते होंगे तो ये जब रॉकेट्स ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने का इनका रीज़न क्या है कि इनसे जो गैसेस बाहर निकलती हैं, ऑल्दो हम इसे पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है नहीं, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर आप ढंग से परफॉर्म करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो मैं आपको डेराइव करके दिखाऊंगी साइंटिस्ट कैसे डेरिवेशंस करते हैं इन चीज़ों पर, थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं करा सकते, जाहिर सी बात है। तो जो बेसिकली जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उसमें क्या होता है, सॉलिड फ्यूल भरा होता है। अब वो फ्यूल जब बर्न होता है तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है तो फ्यूल बर्न होता है, गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस के निकलने से रॉकेट ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स लगता है जिसकी वजह से रॉकेट लिफ्ट अप होता है। सिंपल सब मैकेनिज्म है। बट सोचो जो उसके अंदर का फ्यूल है, अगर जब बर्न हो रहा है और बर्न होते होते जब रॉकेट, देखो बेसिकली रॉकेट तो सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए होता है, हमें स्पेस में भेजना क्या होता है, सैटेलाइट। सैटेलाइट का साइज रॉकेट के साइज के कंपैरिजन बहुत छोटा होता है ना। रॉकेट सिर्फ बूस्टर्स या रॉकेट सिर्फ इसलिए होते हैं जिससे कि उसे हमारे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस करा के स्पेस पे पहुंचाना है। तो जब वो स्पेस में पहुंचता है तो रॉकेट वगैरह तो सब हमारे वापस से अर्थ पर सी में या हम कहीं ऐसी जगह गिराते हैं जहाँ बैकेंड स्पेस हो, वहाँ जा गिरते हैं। तो स्पेस में तो केवल सैटेलाइट ही पहुंचता है। तो लॉजिकली सोचो, प्रोजेक्शन से लेके फाइनल स्टेज तक जाने में क्या मास कांस्टेंट रहा? नहीं, मास तो हर जगह वेरिएबल हुआ। उस केस में आप F = ma अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में क्या वैलिड है, ये या ये? हाँ, उस केस में ये एक्सप्रेशन वैलिड है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई एजम्पशन नहीं है। बट F = ma ये सिर्फ तब वैलिड है जब ऑब्जेक्ट का मास क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्लियर है? आई होप थोड़ी सी फील आई होगी आपको कि जो रॉकेट वगैरह के जो टिपिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो आप F = ma से कैलकुलेट नहीं कर सकते। उनको कैलकुलेट करने का ये तरीका है। थोड़ा बहुत मैं आपको कहाँ पर सेंटर ऑफ मास जब पढ़ेंगे हम, वहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल सा और बहुत इंटरेस्टिंग है ना। इसका डिटेल डिस्कशन जो होगा वो डिटेल डिस्कशन कुछ क्वेश्चंस करने के बाद मैं आपको अच्छे से फील करा पाऊंगा क्या है। फिलहाल इसका जो डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हो वो कर लो, फिर इसमें कहाँ गलती पढ़ाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो थर्ड लॉ नोट करो, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या मतलब इसका? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लो कि आप इस बोर्ड को या किस दीवार को आप धीमे से हिट करते हो, जब आप इसको हिट करते हो तो आपके हाथ में भी पेन होता है, चोट लगती है ना। अगर आप इसको धीमे से हिट करोगे तो आपको धीमे, बहुत तेजी से हिट करोगे तो बहुत ज़्यादा लगेगी, और ज़्यादा करोगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना। अब कई लोग करके भी देख रहे हैं, अरे ऐसा होगा यार, उसमें क्या है। हाँ, साउथ के हीरोज़ की बात अलग है ना, वो किसी को भी कैसे भी हिट करें उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। वो सबसे ज़्यादा अगर बैंड किसी ने बजाई है, किसी ने लॉ की बैंड बजाई है, तो वो साउथ के हीरोज़ हैं बेसिकली यार, है ना। एक वीडियो में देख रहा था, एक आया था, तो उसमें जैसे अभी हमने पढ़ा ना मोमेंटम, थोड़ा सा बता देता हूँ, आगे काम आएगा, है ना, तो स्टोरी भी समझ। बेसिकली आप ये समझो, अभी हमने पढ़ा F = dp/dt। तो बेसिकली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा ना, अगर फोर्स 0 है तो हम इसको क्या रीड करेंगे? सोचो, इसको रीड करेंगे कि dp/dt इज 0, या फिर मैथमेटिकली इसको क्या रीड करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम इज 0। सोचो, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब वो चीज क्या है? कांस्टेंट। मतलब मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। और मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियली जो वैल्यू रही होगी उसकी फाइनल में भी वही वैल्यू रही होगी। ठीक है, अब इसका डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे आप सोचो बुलेट का, जहाँ बुलेट, अच्छा गन के अंदर बुलेट रखी हुई है, अभी इस पर जो बेसिकली स्पीड कुछ भी नहीं, तो इसका मोमेंटम क्या है?
मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम इंटू बी, कोई वेलोसिटी नहीं है बुलेट की, अभी तो चलाए फायर ही नहीं किया, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0। जैसे ही फायर करते हो तो बुलेट कहाँ जाती है, आगे, मतलब बुलेट में स्पीड कहाँ गई है, आगे की डायरेक्शन में। तो सोचो मोमेंटम कब 0 होगा, इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल भी 0 होगा। अब फाइनल 0 कब होगा, बुलेट के पास स्पीड इधर आ गई है, तो 0 करने के लिए मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम 0 करने के लिए क्या पीछे की तरफ स्पीड आनी पड़ेगी, इसलिए बुलेट फायर करने के बाद गन पीछे जाती है, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम क्या है, 0 इनिशियल, तो फाइनल भी क्या करना पड़ेगा, 0। तो बुलेट अगर आगे चली गई तो गन को कहाँ जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए जब हम फायर करते हैं तो हम पर पुश कहाँ लगता है, इस तरफ लगता है। क्लियर है ना। तो खैर इसी तरह से क्या था कि तो एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक इंस्पेक्टर रहता है, तो वो गन निकालता है और बुलेट नीचे फायर करता है, अपनी कार में होता है, कार के साथ वो हवा में चला जाता है ना। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का एक एप्लीकेशन है, बट ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होगा कि आप लेके आए, एक उसकी पर्टिकुलर स्पीड होती है। तो जब हम गन से बुलेट फायर करते हैं तो उसको होल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। अगर आप होल्डर नहीं करोगे तो आप पीछे की तरफ चले जाओगे, है ना। या फिर आपने वो तोप वगैरह या बोफोर्स तोप वगैरह अगर आपने सुना हो, तो उसमें जब फायर करते हैं तो वो पीछे की तरफ जो शिफ्ट होती है, तो इसलिए होती है क्योंकि बहुत बड़ा एक एम्यूनेशन हमने जब फायर किया तो उसको बहुत तेज स्पीड दी, जिसकी वजह से उसके मोमेंटम क्या करना है, 0, तो वो कहाँ आएगी, जाहिर सी बात है पीछे आएगी। खैर अपन काम की बात पे आते हैं, थर्ड लॉ पे आते हैं। तो थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब किसी भी चीज पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो जितना फोर्स हम सामने वाली चीज पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स हमारे ऊपर और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे मान लो मैं अर्थ पे ऐसे खड़ा हुआ हूँ, तो मेरा वेट कहाँ लग रहा है, इस फ्लोर पर, तो ये फ्लोर पर अगर मैं सपोज 55 न्यूटन या 550 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, तो ये फ्लोर मेरे ऊपर, एवरी एक्शन, मेरा वेट इस फ्लोर पे लगा, वो क्या है, एक्शन, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट, मतलब मैंने इस पे 550 न्यूटन फोर्स लगाया नीचे, तो मुझ पे 550 न्यूटन लगेगा ऊपर, और कौन लगाएगा ये फोर्स, फ्लोर लगाएगा मेरे ऊपर। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर मेरी बात, तो आप ये नोट कर लो, है ना। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये बेसिकली अपने जो तीनों लॉ थे वो कंप्लीट हो गए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इनमें क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर भी काफ़ी सारे डिस्कशन बाकी है ना, तो वो सब 1 बाय 1 करते रहेंगे। अब कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं, जैसे इस चैप्टर में पढ़ना है स्ट्रिंग के बारे में, है ना। स्ट्रिंग जो अभी हम पढ़ेंगे वो स्ट्रिंग पढ़ेंगे मासलेस। कई उसने मासलेस क्यों सर, मास वाली स्ट्रिंग भी तो होगी, बिल्कुल होगी। आप अपने IIT-JEE के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें पूरे में हर जगह पर मासलेस स्ट्रिंग मिलेगी आपको, बट आगे चल के मैं मास वाली स्ट्रिंग भी पढ़ाऊंगा आपको, उसके बारे में टेंशन लो, छोड़ा कुछ भी नहीं आएगी, जो भी आप सोचोगे वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, थोड़ा बहुत सिलेबस के बाहर भी पढ़ देंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं अपना। तो हम जो सिलेबस में हमारे मेंशन है वो स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मतलब एक तो उसका मास 0 है, मतलब मास 0 होने का मतलब ये होता है कि बहुत कम मास का है जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हमने उसको पकड़ के खींचा तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इनएक्सटेंसिबल का ये मतलब है, ठीक। अब जो हमारी स्ट्रिंग है वो मासलेस है, एक्सटेंसिबल है, हमारे लिए सिचुएशन क्या आती है, ऐसे मान लो 2 ब्लॉक्स हैं, और इन दोनों को एक स्ट्रिंग से हमने ऐसे बांध दिया, अटैच कर दिया, ये अपनी स्ट्रिंग होगी, वही अपनी मासलेस, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप चाहो तो नोट कर लो, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। और इस पर एक फोर्स मैंने इधर लगाया, तो ध्यान समझना, तो इस स्ट्रिंग में लेंथ चेंज नहीं हो सकती इसकी, ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेंथ कैसी रहेगी, कांस्टेंट, लेंथ में वेरिएशन नहीं आएगा, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लिए। पर सोचो कि जब किसी एक स्ट्रिंग को ऐसे आपने एक स्ट्रिंग बांध दी, एक एंड उस दीवार में बांध दी और एक आपने पकड़ लिया, अब इसको मैं जब खींच रहा हूँ तो मैं इसमें जब फोर्स लगा रहा हूँ, ध्यान से फील कर रहा, फील करो उसको थोड़ा सा, एक सामने आपकी जो
दीवार है, उस पर स्ट्रिंग को ऐसा मान लो बांध दिया और आपने इसको पकड़ लिया। अब उसको जब आप खींच रहे हो तेजी से, तो ये लेंथ तो नहीं बढ़ रही इसकी, बट सोचो जब आप इसको ऐसे बढ़ाना चाह रहे हो फोर्स लगा के, तो क्या ये स्ट्रिंग अपनी लेंथ को बढ़ने से रोक रही है? तो ये फोर्स तो लगा रही होगी, कहाँ लगा रही होगी? खुद फील करो, क्या जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट लगा रही हो, और उतना ही लगा रही होगी जितना कि आप लगा रहे हो। क्लियर है? तो स्ट्रिंग जो फोर्स लगाती है उसे बोलते हैं टेंशन फोर्स। इसमें जो फोर्स जनरेट होगा उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? उस फोर्स को नाम देंगे टेंशन, जिसे हम डिनोट करेंगे पूरे चैप्टर में और आगे कैपिटल टी से। क्लियर है? तो आप नोट करो। अच्छा, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? लॉजिकली फील करें आप, जब स्ट्रिंग को ऐसे बांध के ऐसे पकड़ लिया, इसको पकड़ के मैंने ऐसे खींचा, जब मैं यहाँ खींच रहा हूँ तो स्ट्रिंग इस एंड पर, ये वाला जो एंड है, इस पर फोर्स कहाँ लगा रही है? इधर। ठीक। दूसरी एक चीज ये फील आ गई कि इस एंड पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इधर की तरफ। ओके। वो जो जिस एंड से बंधी हुई है ना स्ट्रिंग, सोचो वो एंड जिससे आपने टाइट किया है वहां पर घटिया मटेरियल लगा हुआ है और आपने फोर्स लगा दी तेजी से, तो क्या वो हुक जहां किया है वो हुक का मटेरियल खिंच के यहाँ आ जाएगा? सोचो किसने खींचा उसे? आपने तो इस एंड पे फोर्स लगाया था ना, लेकिन वो वाला हुक अगर टूट गया है, इसका मतलब क्या स्ट्रिंग उस हुक पर फोर्स लगा रही थी किस डायरेक्शन में? सोचो, इधर की तरफ लगा रही थी। क्लियर ये चीज? ओके। इसका ये लॉजिक हुआ कि जब हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रिंग इस ब्लॉक पर कहां फोर्स लगाएगी? ऐसे। और इस ब्लॉक पे कहां लगाएगी? ऐसे। और इन फोर्सेस को जो स्ट्रिंग के अंदर डेवलप हुए, क्या इनको ही हमने टेंशन बोला है? देखो डायरेक्शन ऐसे समझ आ गई, इसलिए वो फील करो, अभी तो स्टार्ट हुआ है, पूरी फिजिक्स में फील आएगी, धीरे धीरे फील बढ़ती जाएगी, है ना? क्या ये टेंशन की डायरेक्शन देखना आ गई? अच्छा, कई बार लोग रटाते भी हैं, वैसे तो टेंशन यार फील वाली डायरेक्शन है यार, रटा मत करो, बट मैं बता देता हूँ क्या बोला जाएगा। अच्छा, कई लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है, नहीं आया तो अब आएगा कि सर यहाँ भी टी यहाँ भी टी सेम, बिल्कुल क्यों सेम वो भी समझा दूंगा मैं। यहाँ T1 T2 से T3, तो बच्चे मन में आ रहा है सर हर पॉइंट पर टेंशन का जो फोर्स होगा वो सेम आएगा या अलग आएगा? तो आंसर है सेम आएगा। इस पूरी स्ट्रिंग में फोर्स का वैल्यू, टेंशन का वैल्यू सेम आने वाला है। ठीक। दूसरी बात, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किससे रिलेटेड? टेंशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला नोट करो। टेंशन फोर्स विल ऑलवेज वर्क along the string. Tension force will always work along the string. मतलब जब भी ये फोर्स जनरेट होगा तो along the string जनरेट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रिंग यहाँ है और इसको आपने खींचा और जो टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ वो इसके परपेंडिकुलर हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कहाँ जनरेट होगा ये? along the string। और इस देखो, इसको अगर थोड़ा लॉजिकली सोचें ना, तो ये जो फोर्स, टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ, इसकी टेंडेंसी क्या है? इट ऑलवेज ट्राइज टू रिड्यूस इट्स लेंथ। जो टेंशन फोर्स है ये चाहता है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ रिड्यूस बनी रहे, मतलब कम हो जाए, बढ़े ना, वो यही चाहता है। तो कई बार लोग ऐसे रटाते हैं कि आप एक काम करो, किस पॉइंट पर टेंशन पूछा है आपने? जैसे इस पॉइंट पर टेंशन पूछा है तो बोला जाएगा इस पॉइंट पर खड़े हो जाओ और स्ट्रिंग की तरफ देखो। किसकी तरफ? स्ट्रिंग की तरफ। अब स्ट्रिंग कहाँ है? इधर ही है, तो इधर है। या फिर कई लोग और थोड़ा सा उसे घटिया तरीके से पढ़ाना चाहे तो बोलेंगे अम्ब्रेला ले लो। ठीक है, और बोलेंगे जिस पॉइंट पे जाके पूछा जाए ना, उस पॉइंट पे जाके अम्ब्रेला को ओपन कर दो, तो जो डायरेक्शन बनेगी वो टेंशन की होगी, है ना? ये सब फालतू चीजें हैं। मैं आपसे बोलूँ इस पॉइंट पे डायरेक्शन, तो आप अम्ब्रेला लेके जाओगे, फील करोगे, बोलेगे हाँ ठीक है खुल गई, तो टेंशन डायरेक्शन ये। इस पॉइंट पे पूछूंगा तो आप बोलोगे अरे ये तो वैसे ही फील आती है यार कि टेंशन की ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है? टेंशन किसके अलोंग लगती है? हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग, परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग कभी नहीं लग सकती। अब बात आती है कि ये टेंशन का वैल्यू टी और टी ही क्यों, T1 एंड T2 क्यों नहीं? उसका आंसर सिंपल सा ये है, क्योंकि स्ट्रिंग इज मासलेस। ये स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस है। अगर इसमें मास होता तो टेंशन के वैल्यू अलग अलग आते। क्लियर है?
अब अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि सर मास लेस है तो टी और टी कैसे आए, तो उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, और तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। इस स्ट्रिंग को ध्यान से देखो, इस स्ट्रिंग पर अगर हमने मान लिया फोर्स T1 और T2 होते, ऐसा मैंने मान लिया, आप इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, F इज इक्वल टू ma। F क्या चीज है? नेट फोर्स। तो एक बॉडी पे अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? फर्स्ट माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट। जैसे मैं बोलूँ मेरे पे 10 न्यूटन इधर लग रहा है और 50 न्यूटन इधर लग रहा है, तो मेरे पे नेट फोर्स कितना? तो आप बोलोगे 40 न्यूटन है। पूछो किस डायरेक्शन में, आप बोलोगे इस डायरेक्शन में। कैसे निकाला? दिस माइनस दिस। तो अगर एक स्ट्रिंग पर दो फोर्स लग रहा है, अगर ऐसा मान लिया हमने T1 और T2, तो आप इस पर क्या लिखोगे? T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे यार मास तो क्या है? मास तो जीरो है, और मास जीरो है तो इसका मतलब T1 इज इक्वल टू क्या आ गया? T2, और T1 इज इक्वल टू T2 आ गया, तो इसका अंदर जो T1 T2 आपने माने उनको क्या मान लेना चाहिए? एक ही वैल्यू मान लेनी चाहिए कि इक्वल है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया जाता है? T और T। तो सेम फोर्स आने का रीजन क्या है? ये मासलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, और आप इसको अच्छे से पढ़ो और धीरे धीरे फिर इसमें टफ चीज़ों की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।